अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एसी सर्किट्स इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन बैंक में पूछे गए 3 नंबर वाले सवालात और 4 नंबर वाले सवालात को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। देखिए, पहला जो सवाल हमको 3 नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पर है, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ, वो कुछ इस तरह से है। एक मुतबादिल बरकी रॉ के लिए जजरी औसत मुरब्बी कीमत यानी आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वक्त की मुनासिबत से तब्दील होने वाले मुतबादिल बरकी रॉ के लिए आरएमएस कीमत और आज़म कीमत यानी पीक वैल्यू के दरमियान ताल्लुक़ लिखिए। ओके, देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर आरएमएस कीमत जो है उसकी तारीफ़ बयान करना पड़ेगा। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, इन इंग्लिश में उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो याद रखिए, रूट मीन स्क्वायर करंट। उर्दू में हम उसे कहेंगे जजरी औसत मुरब्बई बरकी रॉ। आप देखिए इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लीजिए आप पहले। मान लो कि आपने एक मज़ाहमत लिए आर और इसमें से आपने एक मुस्तकिल करंट आई पास करें। यहाँ पर ये जो मुस्तकिल करंट आई है इसको आप डीसी करंट कह सकते हो। ओके, मान लो कि ये डीसी करंट आपने आई इसमें से गुजारे और इसमें इस मज़ाहमत में से ये करंट गुज़रने पर इसमें एच हरारत पैदा हुई। अब आप इसमें एक काम कीजिए कि इसमें सेम यही वाले मज़ाहमत के अंदर इसमें मुतबादिल बरकी रॉ गुजारिए। जब आप इसमें से मुतबादिल बरकी रॉ गुजारेंगे तो मुतबादिल बरकी रॉ, मान लो कि आपने इसमें से मुतबादिल बरकी रॉ जो है वो आई सफिक्स ए सी गुजारे। ओके, ए सी फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और आपने देखा कि सेम इतनी ही हरारत पैदा हो रही है जितनी के ये वाले मुस्तकिल करंट से जो मुस्तकिल करंट से जितनी मतलब हरारत पैदा हो रही थी उतनी ही हरारत इस मुतबादिल करंट से भी पैदा हो रही है। तो ये जो मुतबादिल करंट जो है इसको हम आरएमएस वैल्यू कहेंगे, यानी ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट होता है। ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है। अब इसको डेफिनेशन में हम कैसा बोलेंगे, तो देखिए तारीफ़ इसकी इस तरह से बना सकते हैं कि अगर किसी मज़ाहमत में से गुज़रने वाले मुस्तकिल बरकी रॉ की वो वाली कीमत जो उतनी ही हरारत पैदा करे जितना उस मज़ाहमत में से उतने ही वक्त में मुतबादिल बरकी रॉ के गुजारने पर पैदा होती है, उसे आरएमएस वैल्यू कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका जो अलामत है वो याद रखिए, इसकी जो अलामत है वो आई सफिक्स आरएमएस है। ओके, यहाँ पर अब हमको देखना है कि आरएमएस वैल्यू में और पीक वैल्यू में क्या ताल्लुक़ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एसी करंट होता है, एसी करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है आई इज़ इक्वल टू आई ज़ीरो इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आई ज़ीरो जो है वो करंट की पीक वैल्यू है। ओके, और वो जो थीटा जो है तो एक्चुअली वो फेज़ एंगल है, उसकी वैल्यू ओमेगा टी होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब अगर हमको एक मुकम्मल चक्कर के दौरान औसत कीमत निकालना है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की अगर कीमत निकालना है, तो आरएमएस करंट के स्क्वायर की जो कीमत है वो कुछ इस तरह से होगी, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन हम लोग ऊपर जो लेंगे वो 0 से 2 पाई लेंगे कंप्लीट सर्कल के लिए, और वो होगा आई स्क्वायर इंटू डी थीटा। और इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एंगल से, मतलब टोटल एंगल का मतलब रहेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 थीटा तक, 2 पाई तक और डी थीटा। ओके, तो इस तरीके से ये हो गई आपकी आई आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू। इसमें आप आईज़ की वैल्यू रख सकते हैं। जब आप आई की वैल्यू रखेंगे तो आई स्क्वायर आर एम एस हो जाएगा 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन, आई की वैल्यू है आई ज़ीरो साइन थीटा, उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा इंटू डी थीटा, और ये जो अपॉन में जो इंटीग्रेशन डी थीटा है उसका आंसर होगा थीटा, और लिमिट लगाएंगे 0 से 2 पाई तक। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई ज़ीरो का स्क्वायर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेके 2 पाई तक। अब आई ज़ीरो स्क्वायर बाहर चला गया है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे जो है आप लोग देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पर आप पहले 2 पाई लेंगे। ओके, फिर माइनस करेंगे, थीटा की जगह पे 0 लेंगे, तो 2 पाई माइनस 0 मतलब 2 पाई, इसलिए यहाँ पर 2 पाई आ गया अपॉन में। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई ज़ीरो स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, अब
यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को, साइन स्क्वायर थीटा को आमतौर पे हम कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला यूज़ करके। लेकिन यहाँ पर वो फार्मूला यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो फार्मूला यूज़ करना है वो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला यूज़ करना है। और जो फार्मूला है बेसिकली वो फार्मूला आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन में 2। यानी यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर एंगल थीटा है, लेकिन कॉस के अंदर जो एंगल आया वो डबल हो गया, 2 थीटा आ गया। ओके, तो ये फार्मूले को आप याद रखो, इसको यहाँ ला के रख देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाता, आई स्क्वायर आर एम एस का स्क्वायर, यानी आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 पाई जो अपॉन में था उसको बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर थीटा जो था तो वो बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब आप ये नीचे वाला जो 2 है इसको भी बाहर कर सकते हैं। जब आप उसको बाहर करोगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इंटीग्रेशन बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप देखो, जैसे आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी वो जो यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर जब आप ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसमें ये जो डी थीटा है पहले ये 1 को मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन 2 मरतबा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर की है। आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन 4 पाई। डी थीटा इंटू 1 ले लिए तो 1 इंटू डी थीटा यानी डी थीटा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर ये पहला इंटीग्रल आ गया 0 से 2 पाई डी थीटा तक, माइनस 0 से 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो वो जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो वो स्प्लिट कर दिए हमने दोनों इंटीग्रेशन में अलग अलग। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा का आंसर थीटा, और कॉस थीटा जो है वो बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, यानी जो हमेशा वाला जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किए। तो कॉस 2 थीटा का जो का जो इंटीग्रेशन है वो होगा साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये आप ध्यान में रखो कि कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। चलो अब इसके अंदर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिए। लोअर लिमिट तो 0 है इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहली जगह पर थीटा की जगह पे 2 पाई रख दो, तो 2 पाई माइनस 0 मतलब 2 पाई। तो यहाँ पर ये पहली टर्म आ गई 2 पाई। अब दूसरा जो टर्म है वो ये वाली है, इसमें पहले साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह पर 2 पाई लेंगे तो 2 पाई इंटू 2 यानी 4 पाई, इसलिए यहाँ पे ये 4 पाई आ गया, माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा की जगह पे 0 लेंगे इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि साइन ऑफ 4 पाई जो है वो भी 0 है और साइन ऑफ 0 जो है वो भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी 0 हो गया, ये नंबर भी 0 हुआ, तो ओवरऑल ये पूरा नंबर ही 0 हो गया। और जब ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर ये 2 पाई बाकी बचेगा। ओके, इस तरीके से इस पूरे ब्रैकेट का जो आंसर आया वो आया आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 0। याद रखो ये जो 0 है ये 0 वो साइन 4 पाई माइनस साइन 0 वाली टर्म की वजह से ये 0 नंबर आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो 2 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आर एम एस बचा है आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। अब आप आई स्क्वायर आर एम एस जो है तो उसमें से स्क्वायर हटा लो। जब स्क्वायर हटाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2, अंडर रूट में आई जीरो का स्क्वायर बाहर आ जाता, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो बाय रूट 2। आप याद रखो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट दोनों का जो ताल्लुक है, यानी आर एम एस कीमत, जजरी औसत मुरब्बी कीमत और आज़म कीमत, इन दोनों के दरमियान बरकी रो के लिए ये ताल्लुक जो है होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई जीरो अपॉन रूट 2। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो आप कि ये जो रूट 2 है तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, ये वैल्यू अगर आपने यहाँ रख दी है तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी आप देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये होगा 1/1.414
और 1/1.414 जो है ये होता है 0.7071, इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, IRMS इज इक्वल टू 0.7071 इंटू I0। ओके, तो ये वही वाला रिलेशन है, I0/√2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखो कि इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, और वो तरीका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ मैं इस जगह पे आपको लिख के बताता हूँ, IRMS इज इक्वल टू, अब देखो 0.7071 है, आप इसको 70.71% ऑफ लिख सकते हैं I0, ऐसा भी लिख सकते हैं। वो जो 0.7071 है उसको 70.71% लिखा जा सकता है। एक्चुअली वो 70.71% होता है मैक्सिमम कीमत का। तो यहाँ तक ये था हमारा आज का पहला सवाल, जिसके अंदर हम लोगों ने RMS वैल्यू ऑफ करंट और आज़म कीमत दोनों का ताल्लुक देख लिए। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 जो है आज का वो कुछ इस तरह से है, अमाली मुतामलियत यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजाहत कीजिए, उसकी इकाई और आबाद लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, सबसे पहले तो आप याद रखिए अमाली मुतामलियत का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको एक अमाला घर लेना पड़ेगा। अमाला घर यानी इंडक्टर, या आप उसको सीधे साधे लफ्ज़ों में कॉइल कह सकते हो। तो आपने एक AC सर्किट लिए जिसके अंदर आपने एक कॉइल लगा दिए, उस कॉइल के अतराफ़ जितना RMS EMF होगा और उसमें से जितना RMS करंट गुजरेगा, उन दोनों का जो तनासुब है उसे कहते हैं अमाली मुतामलियत यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी अलामत X∗L होती है, उसका सीधा साधा जो डेफिनेशन जो बनेगा वो डेफिनेशन होगा कि RMS वैल्यू ऑफ EMF और RMS वैल्यू ऑफ करंट, इन दो लोगों का जो तनासुब है वो तनासुब मुस्तकिल होता है और उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और ज़ाहिर है इस डेफिनेशन से जो फार्मूला हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, X∗L इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS। ओके, चलिए अब हमको इसकी वैल्यू देखना है कि इसकी वैल्यू आएगी कैसे। तो यहाँ आप जैसा इस सर्किट में देख रहे हो, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हमने एक कॉइल लिए, ये वाला कॉइल, और इसको इस EMF के मंबे के साथ जोड़ दिए। कॉइल जो है इंडक्टर जो है तो उसका जो अमालियत है वो L है, और इस EMF के साथ जोड़ने की वजह से इसमें से I करंट जो है वो गुजरना शुरू हो गया। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम जो EMF हमने लगाए, क्योंकि वो एक मुतबादिल EMF है इसलिए उसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको मालूम है कि जब किसी कॉइल में से करंट गुजरता है तो उसके अतराफ मैग्नेटिसी नफास पैदा होता, तो जो मैग्नेटिसी नफास यहाँ पर पैदा होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I। अब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लो तो आएगा इक्वल टू और एक कांस्टेंट L, लेकिन लेंस का कानून अगर इस्तेमाल करें तो वो निगेटिव आएगा यानी -L। तो इस तरह से फाई इज इक्वल टू होगा -L इंटू I। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम फैराडे का कानून यूज़ करो। फैराडे का कानून था अमाली EMF E जो है वो हमेशा इक्वल होता है -d∅dt से। ओके, तो E इक्वल टू -d∅dt, इसमें फाई की कीमत रख दो, फाई की ये जो ऊपर वाली इक्वेशन 2 वाली जो कीमत है, जैसी आप ये कीमत यहाँ ला के रखेंगे ये आएगा E इक्वल टू -d ब्रैकेट में -L इंटू I अपॉन dt। आप -L को बाहर कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू di/dt। अब dt को शिफ्ट करो उधर, ये हो जाएगा E dt इज इक्वल टू L di। अब आप देखो कि एक तरफ dt है और एक तरफ di है, यानी दो डिफरेंशियल अलग अलग हो गए। तो इसको हल करने के लिए अब हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, इंटीग्रेशन L di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dt। अब इंटीग्रेशन L जो है वो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, और di होगा, इंटीग्रेशन di होगा I, तो L इंटू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में E इंटू dt। इसमें हम E की वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। अब आप देखो जैसे हम इक्वेशन 1 पर से E की वैल्यू लेकर आएंगे, E की वैल्यू थी E0 साइन ओमेगा t, तो ये हो जाएगा L इंटू आई इज इक्वल टू E0 इंटीग्रेशन के अंदर E0 साइन ओमेगा t। लेकिन
साइन ऑफ ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो होता है कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी हो गया कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब आप ओमेगा को E0 के अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा I इज इक्वल टू, और साथ में आप L को भी शिफ्ट कर दो उधर, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा E0 अपॉन L इंटू कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। आप इस ओमेगा को L के साथ में भी लिख सकते हैं, यानी ओमेगा इंटू L भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर आप देखो, इसमें ये वाला जो नंबर हमको मिला E0 अपॉन L इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू L, ये डेफिनेटली करंट की आज़म कीमत होना चाहिए, क्योंकि ये SHM वाली इक्वेशन जैसी हो गई, साइन वाली या कोसाइन वाली इक्वेशन है। इसलिए E0 अपॉन I इंटू ओमेगा को हम पीक वैल्यू ऑफ करंट ले सकते हैं। तो इस लिहाज से ये हो जाएगा I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L। अब आप एक काम कर सकते हैं, ओमेगा L को उधर भेजकर I0 को इधर ला लो, तो ये हो जाएगा ओमेगा L इज इक्वल टू E0 अपॉन I0। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, हमने अभी कुछ देर पहले एक फार्मूला देखे थे कि ERMS जो है वो होता है E0 अपॉन √2। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम RMS करंट के बारे में अगर बात करेंगे तो IRMS जो है वो होता है I0 अपॉन √2। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, E0 की वैल्यू हम लिख सकते हैं √2 इंटू ERMS, और I0 की वैल्यू लिख सकते हैं √2 इंटू IRMS। ऊपर भी √2 आएगा, नीचे भी √2 आएगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और अगर वो दोनों कैंसिल हो गए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप देखो E0 बाय I0 जो है उसको सीधा सीधा हम ERMS अपॉन IRMS लिख सकते हैं, क्योंकि √2 जो है वो दोनों में से हमने कैंसिल कर दिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करो कि ERMS अपॉन IRMS हमने इस आर्टिकल की शुरुआत में, मतलब सवाल नंबर ये जो 2 है, इसकी शुरुआत में हमने अमाली मुतामलियत के बारे में बात किए थे, और वो अमाली मुतामलियत जो है वो इसी चीज़ का नाम था। ERMS अपॉन IRMS ये जो चीज़ है, इसी को हम लोगों ने XL कहा था, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो फिर इसकी जगह पर आप XL ले सकते हैं, जैसी इसकी जगह पर XL लेंगे, XL इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा L, लेकिन ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ज़ावियाई तवातीर, तो आप उसको 2πf ले सकते हैं। तो जैसे ही उसको 2πf लेंगे, फार्मूला मिलेगा XL इज इक्वल टू 2π इंटू एफ इंटू L। ओके, आप देखिए ये एक आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आ गया है। ये फार्मूला जो है अमाली मुतामलियत को ज़ाहिर करेगा। ओके, अब इस फार्मूले पर से हम कुछ 1-2 बातें और कर सकते हैं, यानी जो इम्पॉर्टेंट है और आगे मतलब MCQ वगैरह के ताल्लुक से वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप देखो यहाँ पर मेन चीज़ है फ्रीक्वेंसी। अब आपने अगर मान लो DC करंट लिए, तो DC करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 लेना पड़ेगा। अब जब आप DC करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी को 0 लेंगे तो XL की जो कीमत है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि 2π इंटू 0 इंटू L तो F की वजह से 0 हो गया, तो XL इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल जो है वो DC करंट को रोकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक कॉइल लिए और उस कॉइल को जो है DC सप्लाई के साथ जोड़ दिए, तो DC सप्लाई के साथ जोड़ने पर वो जो कॉइल है वो कॉइल उसको बिल्कुल रोकेगा नहीं, बल्कि वो उसमें से ऐसे गुजरेगा जैसे उसकी कोई रुकावट, कोई मज़ाहमत ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो है XL के बारे में एक ख़ास चीज़ मालूम पड़ी कि XL जो है वो DC करंट को रोकता नहीं है, उसको बग़ैर रोके वो आगे बढ़ा देता। और दूसरी एक और चीज़ है कि ये जो अमाली मुतामलियत है ये बेसिकली मज़ाहमत जैसी ही है। ओके, ये रुकावट का ही नाम है, मज़ाहमत ही है पूरी, इसीलिए हम इसकी इकाई जो है XL की SI यूनिट वो ओहम ही लेंगे मज़ाहमत के तौर पर। ओके, क्योंकि वो बेसिकली वो मज़ाहमत ही है, इसीलिए उसकी जो यूनिट है वो ओहम होगी। और उसी लिए उसका जब हम आबाद बनाएंगे, उसका डायमेंशन बनाएंगे, तो आएगा L2 M1 T-3 और A-2। ये डायमेंशन अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ओहम का कानून यूज़ करके V इज़ इक्वल टू IR, इस पर से आप R का जो आबाद है वो बना सकते हैं। R का जो आबाद है वो हो जाएगा
v अपॉन आई पर से, और ये जो v है बरकी कवा, इसको आप काम बटे बरकी बार में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बहरहाल आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था मामला अमाली मुतामलियत के बारे में। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है वो बिल्कुल इसी टाइप का है और वो है मकसफ़ी मुतामलियत यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, उसकी इकाई और आबाद लिखना है। आप देखो, अभी हमने देखा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब हमको देखना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब रहेगा ये वो मुज़ाहमत होगी जो एक कैपेसिटर पैदा करेगा। ओके, यानी इस मरतबा आपको एक अमाला घर यानी एक कॉइल नहीं जोड़ना है, एक इंडक्टर नहीं जोड़ना है, बल्कि आपको एक कैपेसिटर जोड़ना है, एक मकसफ़ा जोड़ना है। तो डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल उसकी डेफिनेशन वैसी ही होगी जैसे हमने पहले अमाली मुतामलियत की देखे थे। देखिए, डेफिनेशन ऐसी होगी कि अगर आपने किसी सर्किट में कैपेसिटर जोड़ दिए तो उस कैपेसिटर के अतराफ जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ और उसमें से गुजरने वाला जो करंट है, इन दो लोगों का जो तनासुब है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मकसफ़ी मुतामलियत होता है। उसको एक्सी से ज़ाहिर करेंगे और फार्मूला बनेगा ERMS अपॉन IRMS। ओके, चलिए अब इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले जो प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा बनता है, यानी एक यहाँ पर आप एक कैपेसिटर लेंगे और उसको एक EMF के साथ जोड़ देंगे, EMF के सोर्स के साथ में। तो जैसे आप उसको जोड़ देंगे तो ये एक प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट तैयार हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि आपने जो EMF जोड़े हैं वो मुतबादिल है, इसलिए उसकी इक्वेशन बनेगी E = E0 sin ओमेगा t। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो, जो कैपेसिटर आपने जोड़े हैं तो कैपेसिटर के लिए आपको गुंजाइश का यानी कैपेसिटेंस का वही वाला कंसेप्ट यूज़ करना है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये फॉर्मूला देखे थे, C = Q अपॉन V, बराबर है। Q का मतलब था चार्ज और V का मतलब था बरकी कवा, पोटेंशियल। तो अगर C का मतलब Q अपॉन V है तो यहाँ पर ये जो Q है इसकी जगह पर आप स्मॉल q ले सकते हैं और ये जो V है इसकी जगह पर आप EMF E ले सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं तो फॉर्मूला जो हमको मिलेगा गुंजाइश का वो मिलेगा C = Q अपॉन E। याद रखो यहाँ पर Q का मतलब चार्ज है, बरकी बार है, और E का मतलब EMF है। इसमें से आप E को शिफ्ट कर दो उधर, तो E को अगर शिफ्ट कर दिए तो ये हो जाएगा Q = C × E। लेकिन अब आप E के अंदर इक्वेशन 1 ला सकते हैं, तो जब इक्वेशन 1 यूज़ करोगे ये हो जाएगा Q = C × E0 × sin ओमेगा t। ओके, अब आप दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लो। ओके, जैसे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा dQ/dt = डेरिवेटिव ऑफ C × E0 × sin ओमेगा t। अब आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देखो, ये जो लेफ़्ट साइड में dQ/dt है डेफिनेटली ये करंट है, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम का मतलब होता है करंट, इसलिए हम dQ/dt की जगह पर I ले सकते हैं। तो यहाँ हमने I ले लिया, फिर C और E0 दोनों कांस्टेंट है तो उनको बाहर कर दिए डेरिवेटिव से, तो डेरिवेटिव के अंदर बचा sin ओमेगा t। अब आप याद रखो sin ओमेगा t का आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t, इसलिए sin ओमेगा t का डेरिवेटिव होगा cos ओमेगा t × ओमेगा। तो इस तरह से यहाँ पर I का मतलब आ जाएगा C × E0, sin ओमेगा t का डेरिवेटिव हो गया cos ओमेगा t × ओमेगा। ओमेगा को सामने लिख लो, तो जब आप ओमेगा को सामने ले लेंगे फार्मूला आपको मिलेगा I = ओमेगा C × E0 × cos ओमेगा t। यह हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इस फार्मूले में एक चीज़ देखिए कि इस फार्मूले के अंदर जैसा आप देख रहे हो कि ये वाला जो नंबर है ये इस कॉस को मल्टीप्लाई कर रहा है, और आप याद रखो कि साइन या कोसाइन फंक्शन को मल्टीप्लाई करने वाली जो चीज़ होती है वो एम्पलीट्यूड होती है SHM की इक्वेशंस के हिसाब से। इस लिहाज से अगर हम I का जो करंट यानी करंट को अगर हम SHM की मसावत के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ओमेगा C × E0 ये करंट की आज़म कीमत होना चाहिए। ओके, यानी ये उसका एम्पलीट्यूड, ये उसका हैता होना चाहिए जिसको हम I सफिक्स 0 से ज़ाहिर करेंगे। ओके, तो इस लिहाज से ओमेगा C × E0 की जगह पर हम I सफिक्स 0 ले लेंगे, इसको आज़म कीमत कहते हैं।
तो आज़म कीमत I0 जो है वो हो जाएगा ओमेगा सी इंटू E0। अब आप एक काम करो, I0 को उधर शिफ्ट कर लो और ओमेगा सी को इधर ला लो। ऐसा करने पर ये मिलेगा E0 अपॉन I0 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। लेकिन आप गौर करो, E0 अपॉन I0 को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ERMS इंटू √2 अपॉन, और I0 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं IRMS इंटू √2। और फिर इसके आगे क्या होगा आपको पता है, ऊपर √2 से नीचे √2 कट जाएगा। ऐसा होने पर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी। XC इज इक्वल टू, वो जो ERMS अपॉन IRMS है उसको आप XC लिख सकते हैं, तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब आप ओमेगा की जगह पर 2πf ले लो, तो XC इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2πfc। आप देखो ये जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एक्स सफिक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2πfc। अब यहाँ पर मैं आपको इस फार्मूले पर से एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। मान लो कि आपने डीसी करंट लिए, जब आप डीसी यानी डायरेक्ट करंट लेंगे तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की कीमत 0 होती है। अब आप गौर करो, ये फार्मूले में ये जो एफ है इसकी जगह पे आप 0 ले लो, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा नंबर 0 हो जाता। और अगर ये पूरा नंबर 0 हो गया तो फिर एक्सी की जो कीमत है वो बन जाएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो डीसी करंट को बिल्कुल गुजरने नहीं देगा। यानी अगर आप एक कैपेसिटर में से डीसी करंट गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो गुजर नहीं सकता, वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा? क्योंकि कैपेसिटर की जो मज़ाहमत है, उसकी जो रिएक्टेंस है, वो रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी डीसी करंट के लिए। ओके, मैंने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि जब हमने कॉइल में से डीसी करंट गुजारे थे तो वो बग़ैर रुकावट के गुजर गया था। यानी कॉइल जो है वो बग़ैर रुकावट के गुजारता है और कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को बिल्कुल गुजरने नहीं देता है। तो ये डीसी करंट के लिए स्पेशली ये दो चीज़ें आप याद रखो। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि एक्सी जो है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो मज़ाहमत है, इसलिए उसकी एसआई यूनिट ओहम होगी और इसीलिए उसका जब हम डायमेंशन बनाएंगे तो उसका डायमेंशन वही होगा जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है, यानी L2 M1 T-3 और A-2। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। हमारा अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ऑलरेडी इससे पहले वाले सेक्शन में ये गुजर चुका है। ओके, इसी टाइप का सवाल जो है उधर भी गुजर चुका था। वहाँ 2 कीमतें मालूम करनी थी, यहाँ पे 3 कीमतें हैं। सवाल है एक कॉइल यानी अमालागर की अमालियत 10 मिली हेनरी है, उसकी अमाली मुतामलियत यानी XL जो है वो मालूम करना है। कब मालूम करना है? जब फ्रीक्वेंसी की ये 3 कीमतें हों ABC। चलो शुरू करते हैं। आप देखो इसके जवाब में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। आपको दिया हुआ है L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। मिली नहीं चलेगा, उसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी, और आपको XL मालूम करना है। अब देखो पहली कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ हो। जब आप 50 हर्ट्ज़ लेंगे तो फार्मूला ले लो, XL इज इक्वल टू आएगा 2πfl। XL इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.142, F की वैल्यू 50 और L की वैल्यू 10 इंटू 10 का पावर -3। अगर आप इन तमाम नंबरों को हल करते हैं आपको जवाब मिलेगा XL इज इक्वल टू 3.142 ओहम। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ हो तो। ओके, देखो फार्मूला तो वही रहेगा, XL इज इक्वल टू 2πfl। इस बार आप F की जगह पर 1000 रख दोगे। 1000 रखकर जब आप इसको हल करोगे इसका आंसर आएगा, यानी ये तमाम नंबरों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 62.84 ओहम। ओके, ये था हमारा सेकंड ऑप्शन। चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन था कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ हो। अब ये 20 किलो हर्ट्ज़ है, किलो कहने में 1000। ओके, तो चलो इसको यहाँ ले लेते हैं कीमतें। XL का फार्मूला आ जाएगा 2πfl। F की जगह पर ले लेंगे 20 किलो हर्ट्ज़। 20 किलो का मतलब लेना पड़ेगा 20 इंटू 1000। ओके, फिर इन तमाम नंबरों को आप हल करो, आपको नंबर मिलेगा 1256.8 ओहम। ओके, इस तरीके से हम दी गई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए अमाली मुतामलियत जो है वो मालूम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडक्टर का।
चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5। अगला जो सवाल है उसमें दिया हुआ है कि एक 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज मंबे के अतराफ एक खालिस मज़ाहमत 50 ओहम को जोड़ा गया है। मालूम कीजिए बरकी रो और बरकी कवा की फौरी मसावातें, यानी इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस। ओके, आप याद रखो ये जो इस फॉर्मूले के अंदर ये जो मंबा जो दिया हुआ है 230 वोल्ट, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। अगर दिया गया हो कि वो आज़म कीमत है तो फिर उसको आज़म कीमत लेंगे, वरना नहीं दिया गया है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो आरएमएस वैल्यू है ईएमएफ की। ओके, तो इसीलिए हमने इसको ई आरएमएस बोला है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई आर एम एस इज इक्वल टू 230 वोल्ट। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज़, मज़ाहमत दी गई है 50 ओहम। आई मालूम करना है और ई मालूम करना है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। आप देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे 50 ज़रब 2 यानी 100 से इसको ज़रब करेंगे तो 314.2 हो जाएगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू होगा 314.2 रेडियन पर सेकंड। अब इसमें आप इसकी इक्वेशन जो है ओके, अब आप देखिए हमको मुतबादिल ईएमएफ और मुतबादिल बरकी रो इनकी मसावातें बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मुतबादिल ईएमएफ की इक्वेशन लेंगे और वो है ई इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि हमको ई आर एम एस दिया हुआ है, इसलिए हम E0 को ई आर एम एस में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला हमको पता है ई आर एम एस का जो फार्मूला होता है वो E0/√2 होता है, तो इसलिए E0 की कीमत हम ले सकते हैं ई आर एम एस इंटू अंडर√2। ओके, तो ई इक्वल टू आ गया ई आर एम एस इंटू अंडर√2 इंटू साइन ओमेगा टी। इसमें ई आर एम एस की वैल्यू रख दी है 230 अंडर√2 इंटू साइन ओमेगा टी। अंडर√2 की वैल्यू है 1.414। अब आप देख रहे हैं कि 230 और 1.414 इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 325.22। अब 0.22 अगर आपने नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली या इसमें हमको इस जगह पर जो इक्वेशन जो हमको मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी ये इस तरह से ई इक्वल टू 325 साइन ओमेगा की वैल्यू 314.2 है, तो ओमेगा टी यानी 314.2 टी, और ये ईएमएफ है इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट होगी। अब हमको करंट की कीमत पर आना है, यानी मुतबादिल बरकी रो की। तो हम एक काम कर सकते हैं, मुतबादिल ईएमएफ की ये जो मसावत हमको मिली, अगर हमने इस मसावत को मज़ाहमत से डिवाइड कर दिए तो ओहम के कानून के मुताबिक हमको करंट की कीमत मिल जाएगी। इसलिए हम वैसे ही करेंगे, इस इक्वेशन को हमने मज़ाहमत से तकसीम करना है, जो हो जाएगा ई अपॉन आर इज इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन अपॉन आर। आर की वैल्यू है 50, तो ई बाय आर हो जाएगा आई, और 325.22 डिवाइडेड में 50 है तो उसको जब सॉल्व करोगे वो जाएगा 6.5। बाकी सारी चीज़ें वैसी है, तो यहाँ पर यूनिट जो है वो बन जाएगी एम्पियर। यानी आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि यहाँ ये जो वोल्ट है तो ये ईएमएफ की यूनिट है, और इसके अपॉन में यहाँ पर ओहम है, तो वोल्ट पर ओहम जो है वो हटकर एम्पियर बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। तो इक्वेशन बनेगी आई इज इक्वल टू 6.5 साइन 314.2 टी एम्पियर। ओके, अब आप इस पर से आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी मालूम कर सकते हो। वो किस तरह से मालूम करेंगे, आप देखो कि ये जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन हमको मिली, उस इक्वेशन में 6.5 जो है वो एक्चुअली पीक वैल्यू है, आज़म कीमत है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि I0 जो है वो 6.5 एम्पियर है। तो इस पर से आई आर एम एस हो जाएगा I0 अपॉन अंडर√2, यानी 6.5 अपॉन 1.414। जैसे आप 6.5 को 1.414 से तकसीम करोगे आपको आंसर मिलेगा 4.6। तो इस तरह से आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 4.6 एम्पियर। ओके, चलिए ये था हमारा 5वां सवाल। अब हम चलते हैं छठे सवाल पर। हमारा जो छठा सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि एक रेडियो को MW ब्रॉडकास्ट, यहाँ पर याद रखो
मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट, इसको ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। MW का मतलब होता है मीडियम वेव। ओके, की तवातीर की 7 यानी रेंज 800 से लेकर 1200 किलो हर्ट्ज़ तक है, यानी उस पर उसको ट्यून किया गया है। अगर इसके एलसी बर्की दौर में जो अमालागर है, जो इंडक्टर यूज़ किए, वो 200 मिली हेनरी कीमत का है, तो इसमें जो मुतगय्यर कैपेसिटर जो होगा, यानी वेरिएबल कैपेसिटर जो होगा, तो उसकी कीमत हमको मालूम करना, उसकी रेंज हमको मालूम करना है। ओके, देखो इसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ें दी गई हैं पहले वो लिख लेंगे। आप लोग देखो, मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट की जो रेंज हमको दी गई थी, वो रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम वैल्यू थी और एक मैक्सिमम वैल्यू थी, 800 से लेकर 1200 तक। तो हम 800 को मिनिमम वैल्यू लेंगे, 1200 को मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। इस तरह से एफ मिनिमम इज इक्वल टू आ गया 800 किलो हर्ट्ज़। किलो हर्ट्ज़ को चेंज कर दिए तो 10 का पावर 3 होगा, और 800 में के 2 जीरो वो 3 में मिला लिए तो 5, तो 8 ज़रब 10 की कुवत 5। ऐसे ही 1200 किलो हर्ट्ज़ हो जाएगा 12 ज़रब 10 की कुवत 5 हर्ट्ज़। इंडक्टर जो है एल, वो आपको दिया हुआ है 200 मिली हेनरी। मिली का मतलब होगा 10 का पावर -3। -3 में 2 जीरो अगर मिला लिए तो -1 हो जाता है, इसलिए 2 × 10 का पावर -1 हेनरी। आपको वेरिएबल कैपेसिटर की वैल्यू मालूम करना है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, सी मिनिमम से लेकर सी मैक्सिमम, ये रेंज आपको मालूम करना है। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, हमारे पास, मैं पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आप देखो फार्मूला हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी का, वो फार्मूला है, फार्मूला मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। आप लोग देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ ऊपर है और कैपेसिटी यहाँ पे नीचे है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटी के साथ में उल्टा रिश्ता है, बराबर है, माकूस तनासुब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला मामला आ गया। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे सी कम होते जाएगा, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे वैसे वैसे कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाए, कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा, और जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो कैपेसिटेंस जो है वो मिनिमम होगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकल तरीन तवातीर यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी मिनिमम लिए तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि यानी इस मर्तबा फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम लोगे तो सी को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो एफ मिनिमम आ जाएगा 1/2 पाई √L × सी मैक्सिमम। दोनों साइड का स्क्वायर कर डालो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, F² मिनिमम इक्वल टू दिस मच। फिर आप एक काम करो, सी मैक्स को उधर शिफ्ट करो, एफ मिनिमम स्क्वायर को इधर ला लो, तो फार्मूला आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, सी मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, ये तमाम नंबर इसमें पुट कर दिए, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.87 लेना है। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे कि नीचे 10 का पावर 10 और ये 10 का पावर -1, ये नीचे बनेगा 10 का पावर +9, ऊपर आकर वो बन जाएगा -9। तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई करें अगर नीचे वालों को तो वो बनेगा 5053.44। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सी मैक्स इज इक्वल टू 0.000198 10 का पावर -9। यहाँ पर सी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 0. अगर आपने यहाँ इस जगह पर जैसा आप देख रहे हो कि अगर आपने इस डेसिमल पॉइंट को उठाकर यहाँ शिफ्ट किए इस जगह पर, यानी 1 से पहले 3 डिजिट आगे अगर किए तो ये 10 का पावर -3 बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 0.198 10 का पावर -3 और -9, ये हो जाएगा -12। इसको पीको कहते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा 0.198 पीको फेरेड। ओके, अगर आपने डेसिमल पॉइंट, ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है, इसको भी अगर आप 3 डिजिट और आगे बढ़ाएंगे तो ये 10 का पावर -3 और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 10 का पावर -15 हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर बनेगा, यानी ये जो 0.198 है ये बन जाएगा 198, तो ये बन गया 198 10 का पावर -15 फेरेड। 10 का पावर -15 फेरेड जो है इसको फेमटो कहा जाता, ये वर्ड याद रखो आप लोग, इसको क्या बोलेंगे, फेमटो। ओके, फेमटो फेरेड, और ये जो फेमटो जो है इसको स्मॉल f लिखा जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए 198
फेमटोफेरेड। ओके, जो बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसके अंदर इस सवाल का जवाब गलत दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है 198 पिकोफेरेड। एक्चुअली ये 198 पिकोफेरेड नहीं आता, ये 0.198 पिकोफेरेड आ सकता है। ओके, या 198 फेमटोफेरेड आएगा। ओके, चलो और चलते हैं आगे। ये मैक्सिमम कैपेसिटी हमने मालूम कर लिए। अब हम करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आज़म तरीन जो तवातिर है उसके लिए अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो एफ मैक्स इज इक्वल टू आएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी मिनिमम। आपको मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था कि तवातिर अगर मैक्सिमम हो तो कैपेसिटेंस मिनिमम लेंगे। चलो स्क्वायर कर लिए दोनों साइड का, फिर बाद में सी मिनिमम को शिफ्ट कर दिए एफ स्क्वायर मैक्स के साथ में। अब वैल्यूज पुट करेंगे। एफ मैक्स की वैल्यू है 12 ज़रा 10 की कुवत 5, तो सी मिनिमम इज इक्वल टू कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 10 का पावर +9 जो नीचे है ये ऊपर आकर -9 होगा, और नीचे वाले जो नंबर है 8, 9.87 और 144 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11370.24। इस नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1.137024 इंटू 10 का पावर +4। 10 का पावर +4 ऊपर आकर -4 हो जाएगा, तो -4 और ऊपर का -9 वो बनेगा -13। ये कुछ ऐसा आ जाता। सी मिनिमम इज इक्वल टू 10 का पावर -13 अपॉन दिस नंबर। अगर आपने 1.137024 ये जो नंबर है इस नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इतना आएगा 0.8795। चलो इसको अगर हल करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 87.95 इंटू 10 का पावर -15 फेरेड, और 10 का पावर -15 का मतलब फेमटो होता है, इसलिए उसको हम 87.95 फेमटो फेरेड कहेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ये 3 नंबर वाले सवालात का आखिरी सवाल था। अब हम चलते हैं 4 नंबर वाले सवालात पर। 4 नंबर वाले सवालात में सिर्फ 3 ही सवाल दिए गए हैं और तीनों भी बिल्कुल एक ही नेचर के हैं। आप देखो एक बार उनका मीनिंग समझ लो। पहला सवाल है एल आर, एल यानी इंडक्टर और आर यानी रेजिस्टर। एल आर बरकी दौर के लिए मुतबादिल ईएमएफ लगाने पर उसके ईएमएफ और महासिल मज़ाहमत के लिए फ़िक्रा अख़ज़ कीजिए। ओके, फ़िक्रा यानी ज़ाब्ता, फार्मूला। देखो सबसे पहले तो हम एल आर सर्किट का डिज़ाइन बनाएंगे। एल आर सर्किट का डिज़ाइन कुछ ऐसा बनेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें हम एक एल लेंगे यानी कॉइल लेंगे, इंडक्टर लेंगे, और उसको एक मज़ाहमत यानी आर के साथ जोड़ देंगे, और दोनों ये जो कॉम्बिनेशन है इसको एक मुतबादिल ईएमएफ के साथ में, ये जो ई है मुतबादिल ईएमएफ, इसके मंबे के साथ इसको जोड़ देंगे। ओके, अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि इसमें से जो करंट गुजरेगा तो वो मुतबादिल करंट होगा, इसलिए उसकी इक्वेशन होगी I = I0 sin ωt। ओके, अब हम इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कुछ चीज़ों को पहले देख लेते हैं। आप देखो इसमें यहाँ ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर की वजह से इसका जो ईएमएफ यहाँ पर आएगा वो EL होगा, और ये जो R है इसका जो ईएमएफ आएगा यहाँ पर वो होगा ER। ओके, तो इस चीज़ को अगर यूज़ करके अगर आपने इसका फेज़र डायग्राम तैयार किए तो इसका फेज़र डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिस तरीके से आप अभी स्क्रीन के ऊपर इसको देख रहे हो। आप देखो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमको नज़र आ रही है वो ये है कि एक्स महवर के ऊपर हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का ईएमएफ लिया ER, और वाई महवर के ऊपर हमने जो इंडक्टर है उसका ईएमएफ ले लिए EL। दोनों का जो रिजल्टेंट जो है ईएमएफ E वो दोनों के बीच में से गुजरेगा, यानी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ये साइड EL है, इसका मतलब ये भी EL होगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। इसका मतलब अगर आपने ये नीचे वाला ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस प्रिंसिपल अगर यूज़ किए ना, फिथागोरस का मसला अगर यूज़ किए तो आप बहुत इजीली ये इक्वेशन बना सकते हैं। E² = EL का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा √EL का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ER का मतलब क्या होगा। तो ओहम के कानून के हिसाब से ER का मतलब होगा वोल्टेज अक्रॉस R, यानी R के यानी मज़ाहमत के अतराफ बरकी का हुआ। तो उसके लिए ओहम के कानून के हिसाब से ER की कीमत आएगी I × R।
सेम वैसे ही अगर आपको EL बनाना है तो EL का फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू उसका मज़ाहमत, और उसकी मज़ाहमत होगी XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो EL की वैल्यू आ जाएगी I इंटू XL। ये दोनों वैल्यूज़ हम ऊपर की इक्वेशन 1 में रख देंगे। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, E इक्वल टू √I XL पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस IR पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आप देखो पहले ब्रैकेट में से I का स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से भी I का स्क्वायर निकलेगा। अंडर रूट में I का स्क्वायर यानी बाहर आकर वो I बन जाएगा। ओके, इस तरह से अंडर रूट के बाहर I चला गया और अंदर बचेगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये है E इज़ इक्वल टू, इसको आप ऐसा समझ सकते हो E इंटू ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये एक तरह का मज़ाहमत है R, मैं उसको R डैश बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये जो R डैश जो मज़ाहमत है इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस या मुतकावियत, उर्दू में इसे मुतकावियत कहते हैं, और इसको आमतौर पे Z से डिनोट करेंगे, इसलिए हमने उसकी जगह पर Z ले लिया। Z इज़ इक्वल टू √XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो EMF की जो मसावत थी वो थी E इक्वल टू E0 इंटू साइन ओमेगा टी, और जो मुतकावियत की जो मसावत हमको मिली इम्पीडेंस की वो मिली Z इज़ इक्वल टू √XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमारा पहला जो सवाल है 4 नंबर वाला वो कंप्लीट हो गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला भी सवाल बिल्कुल इसी का मिरर इमेज टाइप का क्वेश्चन है। अगला जो सवाल है वो है CR बरकी दौर। C का मतलब है कैपेसिटर, R का मतलब है रेजिस्टर। इसके लिए भी हमको बिल्कुल वैसी ही स्टडी करना है जैसे हमने LR सर्किट का किए थे। इस मरतबा जो डिज़ाइन हमको मिलेगा सर्किट का वो कुछ ऐसा आएगा। आप लोग देखो थोड़ा सा एक मामूली सा फ़र्क हुआ, पहले सर्किट के अंदर L था, अब वो L हट गया, उसकी जगह पे C आ गया, बाकी सारी कहानी वैसी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर EMF के बारे में बात कर लेंगे। आप देखो इसमें क्योंकि हमने दो चीज़ें लिए हैं यानी C और R, तो इस C के लिए यहाँ EMF बनेगा EC और R के लिए बनेगा ER। ओके, और जाहिर सी बात है जो करंट की जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो इक्वेशन होगी I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब आप एक चीज़ देखो कि इस मरतबा जो फेज़र डायग्राम होगा, कैपेसिटर की जो मुतामलियत जो होती है या उसका जो EMF जो होगा तो वो निगेटिव सेंस में जाएगा। ओके, इसीलिए उसका जो फेज़र डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता है, यानी यहाँ पर हमको EMF अक्रॉस कैपेसिटर जो है उसको निगेटिव डायरेक्शन में बताना पड़ेगा, और जब हम उसको निगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे तो फेज़र डायग्राम ऐसा बनेगा। ओके, अब आप देखो इसमें एक्स महवर का जो पॉजिटिव साइड है उसमें R बदली है हमने ER, और वाई महवर का जो निगेटिव साइड है उसमें हमने EC लिए। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा E, और वो रेड कलर से हमको नज़र आ रहा है इसके अंदर, बराबर है। अब आप देखो यहाँ जो एंगल बना फाई वो फेज़ एंगल है। अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन या ये जो डिज़ाइन यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये जो तरसीम हमको दिख रही है, इस तरसीम के अंदर आप एक चीज़ पे गौर करो कि ये तरसीम जो आपको नज़र आ रही है, इस तरसीम में आप देखो कि ये साइड EC है, इसका मतलब ये वाली साइड भी EC होगी, और फिर ये एंगल 90 का है। इस लिहाज से पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ये वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में। ओके, जब आप इस में यानी पाइथागोरस प्रिंसिपल लगाओगे ये कुछ ऐसा बनेगा, E² इज इक्वल टू EC का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ले लो आप, तो अंडर रूट ले तो E इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर EC का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब आप यहाँ पर ओहम का कानून यूज़ करेंगे। ER का मतलब हो जाएगा I इंटू R, जैसा हमने पिछले सवाल में भी देखा था। ऐसे ही EC का मतलब हो जाएगा I इंटू XC, यहाँ पर XC का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 में रखे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, E इक्वल टू अंडर रूट I ब्रैकेट में XC का स्क्वायर प्लस I ब्रैकेट में R यानी ब्रैकेट में I इंटू R का स्क्वायर। आप लोग इसमें से I स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, और फिर अंडर रूट में से I स्क्वायर को भी कॉमन बाहर कर दो, तो बाहर निकल कर वो बनेगा I इंटू अंडर रूट में XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और ओहम के कानून के हिसाब से यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा तो ये इम्पीडेंस होना चाहिए,
मतलब मुतकावियत होना चाहिए, इसलिए इसकी जगह पर हम मुतकावियत z ले सकते हैं। ओके, तो जैसे हम इसकी जगह पे z लेंगे, हमको z का फॉर्मूला आ जाएगा √xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ओके, ये था मुतकावियत का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। अब हमको ईएमएफ की अगर इक्वेशन लिखना हो तो ईएमएफ की इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने आज के आखिरी सवाल पर, यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है LCR गुमक बरकी दौर के बारे में, कि उसके लिए गुमक तवातीर के लिए फार्मूला मालूम करना है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, यानी इस सवाल के एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ओके, अब आप देखो, सबसे पहले LCR मुतबादिल मुसलसल बरकी दौर आपको बनाना है। LCR, तो इसके अंदर सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, LCR तीनों साथ में लेना पड़ेंगे। तो अगर आपने LCR तीनों को साथ में ले लिया तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब इस सर्किट के अंदर आप एक चीज़ देखो कि इसमें L के अक्रॉस बनेगा EL, C के अक्रॉस बनेगा EC और R के अक्रॉस बनेगा ER। ओके, इस तरह से EMF की तकसीम होगी इसके अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले करंट जो है वो मुतबादिल करंट है, इसलिए I इक्वल टू क्या आएगा, I0 साइन ओमेगा टी। अब इसमें फेज़र डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर जो फेज़र डायग्राम आप देख रहे हो ये डायरेक्ट, मतलब फाइनल जो रिजल्टेंट जो फेज़र डायग्राम है वो बना हुआ है। मैं इसको एक बार आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखो, अगर हमने फेज़र डायग्राम इस तरह से लिए, यहाँ पर ये मान लो कि एक्स एक्सिस है और ज़ाहिर ये बन जाएगा ओरिजिन। अब इसमें आपने अगर E0 लिया ऊपर इस तरीके से, तो ऊपर के लिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी EL की। ओके, लेकिन जब आप C के बारे में बात करेंगे तो वो नीचे आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से नीचे के केस में EC जो है वो नीचे आएगा। अब इन दोनों में से L का जो मामला है, इंडक्टर का जो EMF रहेगा वो भारी पड़ेगा, यानी उसकी कीमत ज़्यादा होगी कैपेसिटर के मुकाबले में, इसलिए वो डोमिनेट करेगा और इसका असर हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि जब आप इन दोनों डिज़ाइन, यानी ये दोनों जो है कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के लिए जब आप मिक्स करेंगे फेज़र डायग्राम को, तो रिजल्टेंट आंसर आपको ऐसा मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप देखो कि जैसा आप देख रहे हो कि एक पॉइंट B है और उसी तरह से एक पॉइंट B' आपको दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर सिर्फ अकेला इंडक्टर होता तो ये जो E0 का जो ग्राफ है वो पॉइंट B तक पहुंचता था, लेकिन C आने की वजह से उसमें कमी आ गई और वो B' तक पहुंचा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको XL में से XC को माइनस करना पड़ेगा, यानी जब हम इंडक्टर लेंगे तो इंडक्टर में से कैपेसिटर की जो मुतामलियत है वो वज़ा करना पड़ेगा ओवरऑल आंसर लाने के लिए। ओके, चलिए इसको देखते हैं आगे। इसमें सबसे पहले जैसा मैंने अभी आपको फेज़र डायग्राम पर से बताया था कि EMF की जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो L में से C को माइनस करके मिलेगी। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, E² इज इक्वल टू ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, इसमें L जो है EL जो है वो डोमिनेट कर रहा है इसलिए उसको पहले लिए, और EC जो है वो कम है, वो निगेटिव सेंस में है इसलिए उसको बाद में लिए। ओके, चलो इसमें और आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर रूट ले लिए तो अंडर रूट के अंदर आ गया ER का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में EL माइनस EC का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसके अंदर आप ER, EL और EC की वैल्यूज़ रख दो ओहम के कानून के हिसाब से, जैसे इससे पहले वाले दोनों सवालों में भी रखे थे वैसे। तो ER की वैल्यू आएगी I इंटू R, EL आएगा I इंटू XL, EC आएगा I इंटू XC। ये तमाम वैल्यूज़ ऊपर के फॉर्मूले में रख दिए। जब इन सबको ऊपर रख देंगे सब में से आप I का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपने I का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये बनेगा E इज इक्वल टू I स्क्वायर अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो I बन जाएगा, और जैसे ये I बना तो ये I बाहर आ गया और उसके साथ में ये पूरा ब्रैकेट बचा है। अब आप देखो ये सब E इक्वल टू I इंटू R, ये फॉर्मूले जैसा बन गया। R मतलब R डैश, ये जो R डैश है ये होगा इम्पिडेंस यानी मुतकावियत।
तो LCR सर्किट के अंदर ये जो अंडर रूट में जो नंबर आप देख रहे हो, अंडर रूट के अंदर ये जो देख रहे हो आप लोग, आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर, ये चीज़ जो है ये इस सर्किट की मुतकावियत होगी। ओके, तो यहाँ पर हम XL और XC की वैल्यू भी इसमें रख सकते हैं। XL की वैल्यू ओमेगा L है जैसा हमने पिछले सवालों में देखा था, और XC की वैल्यू 1/ओमेगा C है। ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दिए। और अब गुमक तवातीर के लिए फार्मूला हम मालूम करेंगे। आप लोग देखो, गुमक तवातीर हमको उस वक्त मिलती है जिसकी बुनियादी जो शर्त है वो ये है कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की मुतामलियत सेम होना चाहिए। जब दोनों की मुतामलियत सेम हो जाएगी, यानी XL इक्वल टू XC हो जाएगा, उस पर्टिकुलर तवातीर को हम गुमक तवातीर यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो XL इक्वल टू XC हो गया। XL का फार्मूला है ओमेगा L, XC का फार्मूला है 1/ओमेगा C। अब आप एक काम करो, ओमेगा को उधर शिफ्ट करो, L को इधर ला लो, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और L नीचे आ जाएगा तो 1/LC। ओमेगा का स्क्वायर हटा लो तो अंडर रूट आ गया, तो 1/√LC। ये हो जाएगा 2πFR इक्वल टू 1/√LC, यानी ओमेगा को 2πF लिख सकते हैं। इसमें से 2π को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा FR इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये जो फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है गुमक तवातीर का, LCR सीरीज सर्किट के लिए भी और पैरेलल सर्किट के लिए भी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि गुमक किसे कहेंगे, यानी गुमक की भी हमको वजाहत करना है कि रेजोनेंस क्या चीज़ होती है। तो आप लोग देखो, यहाँ पर इम्पीडेंस की ये कीमत है। अब ये जो कीमत है, इस कीमत को देखकर एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये R पर और ये वाले नंबर पे डिपेंड करेगी। अब अगर आपको इम्पीडेंस को कम से कम लेना है तो कम से कम लेने का एक ही तरीका हो सकता है कि ये वाली जो सेकंड वाली जो टर्म है, आप इसकी कीमत 0 ले लो। ओके, अगर आपने इसकी कीमत 0 ले लिए तो ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू, यानी Z इज इक्वल टू आ जाएगा √R², और √Z इज इक्वल टू R, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, ओमेगा L को हम 1/ओमेगा C के बराबर ले लेंगे ताकि वो टर्म 0 हो जाए माइनस में, और इस तरह से हमको Z इक्वल टू R मिल जाए। तो Z इज इक्वल टू आ गया R। ओके, अब यही कंडीशन जो है Z इक्वल टू R या Z मिनिमम, Z की यानी मुतकावियत की मिनिमम वैल्यू जो है वो मज़ाहमत के बराबर हो, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल दो कि इंडक्टर जो है, यानी इंडक्टर जो L जो होता है तो उसका रिएक्टेंस और कैपेसिटर का रिएक्टेंस दोनों मसावी हो, इस हालत को हम गुमक या रेजोनेंस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा अब ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 13, ये पूरी तरह से एंड हो गया है। जितने सवालत हमने क्वेश्चन बैंक में से अभी किए हैं, ये तमाम सवालत आप प्रैक्टिस कर लो। आपको इस चैप्टर का 100% पूरे मार्क्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये तकरीबन पूरा चैप्टर यहाँ पर ये सवालात में कवर हो चुका है। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत है नहीं। ओके, ये क्वेश्चन बैंक के जो नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक में मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसका PDF जो है वो हासिल कर सकते हैं और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए स्टडी करते रहिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर है वहाँ से उसके जो क्वेश्चन बैंक के जो सवाल है वो हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।